सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम्स की, जिसके लिए हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट की सीरीज़। आज जो एग्ज़ाम डेट मैंने पिकअप किया है 11/12/2024, 11/12/2024, और आज का सेट नंबर है 15 जो डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिए, रोजाना रात को 8 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर हाजिर होते हैं एसएससी स्टेनो का। इस पेपर में क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक सॉल्व करवाया जाएगा और नेक्स्ट पेपर सेट में आपको 51 से लेकर 100 तक कराया जाएगा। तो आज 50 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको डिलीवर किया जा सके। तो शुरू करेंगे बिना समय गवाए। ये रहा क्वेश्चन 1। देखिए क्या बोला गया है कि आपको ये PQRS लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको लॉजिकल अरेंजमेंट करना है, सेंटेंसेस को अरेंज करके बताना है, पहला कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट पार्ट ही रैप्ड हिमसेल्फ इज फिक्स्ड। जो पहला पार्ट है ही रैप्ड हिमसेल्फ, ये फिक्स्ड है, इसको नहीं बदल सकता मैं। इसके बाद से मेरे को सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पेपर में दिया जाता है, तो ध्यान रखिए ये पहला सेंटेंस है, फिक्स्ड है। इसके बाद से आप स्टोरी को अरेंजमेंट करिए। उसने अपने आप को लपेटा, रैप्ड का मतलब क्या होता है? लपेटना। किससे लपेटा जल्दी बताइए, किस चीज से लपेटा उसने? रैप्ड विद। रैप्ड के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? विद प्रपोजिशन आता है, तो पहले क्यू आ गया। उसके बाद में रैप्ड विद अ ब्लैंकेट। फिर देखेंगे दो, फिर एस आ जाएगा। ही के बाद में ध्यान रखेंगे, ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वाज, तो एस के बाद में आना चाहिए आर, तो आर आ जाएगा। रैप्ड विद टू स्वेट शर्ट्स। ठीक है, उसने अपने आप को ब्लैंकेट से लपेट लिया क्योंकि उसके पास में दो स्वेट शर्ट पहना हुआ था वो। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा है? द ब्रिज दैट कनेक्ट द टू साइड ऑफ द सिटी ब्रोक टुडे। तो देखिए दैट कनेक्ट नहीं, क्या हो जाएगा बताइए? दैट कनेक्ट्स, ये हो जाएगा। जो ब्रिज दो साइड्स को जोड़ता था सिटी के, वो क्या है? टूट गया है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड वाले में आपको अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक भरना है। इट मे सीम दैट द आवर ऑफ वुमेन चोर्स एट होम हैव नॉट डिक्लाइंड इन स्पाइट ऑफ एबिलिटी ऑफ मैनी अप्लायंसेस, गैस, इलेक्ट्रिक रेंजेस, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा। ऐसा माना है, ऐसा अभी भी महसूस होता है कि महिलाएं जो घरेलू काम करती थी उनके काम में कोई कमी नहीं आई है। भले ही हमारे पास में इंस्पाइट ऑफ के बावजूद हमारे पास में कई सारे अप्लाइंसेज हैं, कई सारे बिजली से चलने वाले अप्लाइंसेज हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब है। तो आप देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर परजीविंग, परजीविंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मानना। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। प्रॉमिसिंग, वादा करना। परसिस्ट का मतलब कोशिश करना। परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? दुविधा ऐसी स्थिति, एम्बिग्यूअस हो जाना। ठीक है, अभी भी महिलाएं किचन में जाके कैसी दिखाई देती हैं? एम्बिग्यूअस दिखाई देती हैं, दुविधा की स्थिति में दिखाई देती हैं, इतनी सारी मशीनरी के होने के बावजूद भी। ऑप्शन नंबर 3। नंबर 4 पर आ जाइए। 4 क्या बोल रहा है? जो अंडरलाइन करना है वर्ड सेगमेंट को, उसको देखिए। टेक अ लॉट ऑफ केयर इन राइटिंग ऑफिशियल लेटर। कई ऑफिशियल लेटर्स को लिखने में हमें कई सारे ध्यान रखना होता है, बिकॉज दे लीव अ ट्रेल बिहाइंड। अ ट्रेल बिहाइंड का मतलब क्या होना? छाप छोड़ देना। क्या होता है? छाप छोड़ देना, यानी निशान छोड़ देना। ठीक है, हमको कभी भी ऑफिशियल लेटर लिखने से पहले, लिखते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई वो निशान तो नहीं छोड़ जा रहे। लास्टिक इंप्रेशन। सो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। 5 पर। 5 पर आपको ईडियम्स बताना है। टू हैव स्टिकी फिंगर। स्टिकी फिंगर का मतलब क्या होता है? जिसमें चोरी करने की आदत हो, जो चोरी करने का मन करता हो जिसका। स्टिकी मतलब उंगलियां चिपकना। तो वो किसी भी जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू को देखेगा, वैल्यूएबल्स को देखेगा, तो उसको चुराने को कोशिश करेगा वो। तो क्या करेगा बताइए? सस्पिशन यानी डाउट। डाउट नहीं होगा। टू हैव टेंडेंसी टू स्टिल, चुराने का मन करेगा। ऑप्शन नंबर 2। टू पनिश क्राइम, पनिश फॉर अ क्राइम, उसको क्राइम के लिए सजा दी जाएगी नहीं। टू रिमेन जॉयफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में भी वो खुश रहेगा, ये नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या कह रहा है भैया? 6 पर आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। द 7 डैश ऑफ द एक्रेडिटेशन वर रिप्रेजेंटेड इन अ सेमिनार ऑर्गेनाइज ऑफ यूनिवर्सिटी।
मैं आपको बता दूं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। क्राइटेरियन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर और क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी चीज का स्कोप या उसका एरिया, और वहीं पर अगर क्राइटेरिया लिखा जाए तो वो होता है प्लूरल। अब मुझे ये बताइए 7 है तो ये प्लूरल वैल्यू है, तो आपको क्या चाहिए होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्राइटेरिया विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि प्लूरल वैल्यू चाहिए होगी तो मेरा जो आंसर लगेगा वो क्या लगेगा? 7 के लिए ऑप्शन नंबर 1, इसका मतलब होता है मानदंड, ठीक है। अब आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, कौन से वर्ड का बताना है? ओवरलुक का। हिज रिक्वेस्ट वाज ओवरलुक्ड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। ओवरलुक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मतलब अनदेखा कर देना, जस्ट ऊपर ऊपर सरसरी नजर से देखना, मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करना। अच्छा, यहां पे वर्ड आया हमारे पास में क्या? डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? किसी का इंसल्ट कर देना। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को मना करना, अनदेखा करना, डिनाई। इग्नोर का मतलब होता है रेफ्यूज करना, ठीक है। और कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज को एग्री करना, समझ जाना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को। तो मैनेजमेंट ने पहले तो अनदेखा कर दिया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन कंसीडर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को संज्ञान में लाना, समझना। तो यही आंसर है। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? कार्य बंद कर देना, कार्य बंद कर देना। देखो मैं आपको बताऊं, आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन ये मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूं। ईडियम एंड फ्रेसेस का यूट्यूब पर मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप बिलीव कीजिए, आपके पेपर सेट में गारंटेड उन 200 में से, या उन 210 या 50 हैं वो, उसमें से गारंटेड आपको देखने को मिल जाएगा। आप पेपर दीजिए, लौट कर आप खुद मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे कि सर वो जो सीरीज करवाई थी उसमें से ही आया है। और अगर नहीं आए तो लिख के जाना उसके अंदर कि सही नहीं आया आपके पेपर में से, आप झूठ बोल रहे थे, तो मैं उस चीज को भी मैं करेक्ट करूंगा। अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो मैं उसको भी सुधारूंगा, एटलीस्ट मेरे को बताइएगा। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, अभी तो मेरे भाई भगवान की विशेष कृपा समझता हूं अपने ऊपर, जैसा जो कंटेंट जो पेपर बनाता हूं, बड़ी कृपा है उनकी, उस परमात्मा की, कि वो वैसा ही कंटेंट पेपर में आता है। हमेशा, एक बार नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम्स उसको ट्रायल किया है। जब भी बच्चों को मैंने ऑफलाइन पेपर बना के दिया है तो देखिए 100% तो कभी आता नहीं है, लेकिन हाँ 70 और 80% वही पेपर फंसता है जो बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। 9 पर आ जाते हैं, आपको जंबल्ड ऑर्डर बताना है, सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना चाहिए हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है। फ्रॉम तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो पी से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, कैंसिल। अच्छा, हाइकर्स का मतलब क्या होता है? पर्वतरोही, पर्वत पे चढ़ने वाले। एनकाउंटर्ड हो गई वर्ब, तो पहले चाहिए सब्जेक्ट, तो पहला होना चाहिए क्यू। अब क्यू से भैया कौन सा सेंटेंस शुरू हो रहा है? मेरे हिसाब से पहले इसमें क्यू क्यू होना चाहिए। अब मैं जरा चेक कर लूं। अच्छा, क्यू के बाद में अगर मैंने पी रखा, ठीक है, क्यू के बाद में पी रखता हूं मैं। फ्रॉम द लस्ट फॉरेस्ट टू, फिर ठीक है, एरिड आ जाएगा, ट्रैकिंग थ्रू द वाइल्ड। अच्छा सुनिए, यहाँ क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है, एक झोल है इसके अंदर, एक गड़बड़ है, मैं बताता हूँ। ट्रैकिंग थ्रू द वाइल्डरनेस, ट्रैकिंग का मतलब होता है पेड़ों के ऊपर, मतलब किसी पर्वत के ऊपर चढ़ना, जंगली रास्तों से गुजरते हुए। हाइकर्स जो पर्वतारोही होते हैं, पहले आर, फिर उसके बाद में क्यू आएगा। एनकाउंटर डाइवर्स इकोनॉमिक सिस्टम, उनको बहुत सारी विभिन्न जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्यू। फ्रॉम लश फॉरेस्ट, गहरे फॉरेस्ट से लेकर टू एरिड डेजर्ट, गहरे फॉरेस्ट से लेकर सूखे रेगिस्तान तक। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है, यही होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 पे अंडरलाइन करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। सारिका हस्बैंड हैड बीन अंडरगोइंग द विशीट्यूड्स इन हिज फॉर्च्यून सिंस 202, 2022। तो पहले सबसे पहले ये समझ लेंगे विशीडिस का मतलब क्या होता है, वो समझ लीजिए। इसका मतलब होता है हमारे पास में कई सारी प्रॉब्लम्स, यानी समस्याएं। क्या होता है? विशिडिस का मतलब होता है समस्याएं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है? जटिल, कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो। हाइबरनेशन का मतलब होता है किसी चीज को कैसे में डाल दीजिए, कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल को स्लीप मोड में डाल दिया है, हाइबरनेशन, स्लीप मोड।
ट्राइबोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हों आपके पास में, ट्रबल्स हों। और कंसोलेशन का मतलब होता है किसी को शांति देना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। देखिए बेटा, मैं जानबूझ के अपने पढ़ाने की स्पीड को फास्ट रखा हुआ है। अगर आप मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे ना, तो भूल जाइए कि आप पेपर निकाल पाएंगे। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो चाहिए ना, आपको मालूम है, 200 क्वेश्चन करने हैं और 120 मिनट है यार। यहां पर ढंग से अगर 200 क्वेश्चन है तो 200 मिनट दे दो ना, तो चलो बात भी समझ में आती है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां पर 60 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और वो कब हो पाएगा? जब आप प्रॉपरली इसको स्पीड से काम करेंगे। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन आपके 30 मिनट में टिक होने चाहिए, तब आप 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाता हूं जानबूझकर। देखिए, मस्ट बी दिया हुआ एक्टिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में, तो मस्ट का क्या रहता है? मस्ट ही रहता है एक्टिव वॉइस में, ऑप्शन नंबर 2। कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस, बच्चों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या दिया हुआ है? टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्मॉल, छोटा कर देना किसी चीज को। इस लेक्चर वाज टर्स एंड इंटरेस्टिंग, उसका जो लेक्चर था छोटा था और इंटरेस्टिंग था। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? ऊपरी तौर से, है ना, जो कुछ सतही ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया हो। ओवर्ट इसको क्या बोल सकते हैं? सतह को क्या बोल सकते हैं? सुपरफिशियल। कैसी स्थिति हो? सुपरफिशियल जैसी सिचुएशन हो। ब्रैगर्ट का मतलब क्या होता है? लंबी लंबी फेंकना, है ना, बोस्ट, अपनी तारीफों के पुल बांधना। इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो पैसिव हो, बिल्कुल जो एक्टिव नहीं हो, आलसी टाइप का। कितने एस लगाऊंगा यार, 2 ही तो एस लगाने में, तो 3 एस लगा दिए। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज छोटी हो, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? बढ़ता हूं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे बेटा आपको बताना है एंटोनिम। तो पहला वर्ड है हमारे पास में इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है वो समझिए। इनक्विजिटिव का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में इंटरेस्टेड हो। क्या हो? किसी चीज में इंटरेस्टेड हो। अब शुरू हो जाइए। क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जो हर चीज को जानना चाहता हो। ठीक है, जिज्ञासु। ईगर भी कह सकते हैं आप इसको। डल का मतलब क्या होता है? जो लेजी हो। अनइंटरेस्टिंग का मतलब हो जाता है मोनोटोनस, नीरस। और इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी हो, डोरमेंट, लेजी। क्या चाहिए? इंटरेस्टेड का क्या हो जाएगा? अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि अपोजिट बताना था, ऑप्शन नंबर 3। इंक्विजिटिव का मतलब व्यक्ति को इंटरेस्ट है, और इसके बाद में अनइंटरेस्टिंग का मतलब पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 पे लिखा हुआ है, जैक वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइविंग। जैक को गाड़ी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, एज ही वाज ओनली टीटोटोलर। टीटोटोलर वो व्यक्ति होता है जो शराब को हाथ नहीं लगाता है। पर्सन हु हैबिचुअल ड्रिंक्स टू पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल, व्यक्ति दारू पीने वाला व्यक्ति नहीं। पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन फ्रॉम, परहेज करता हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लाइक एल्कोहल, जो शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हो। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, बाकी नहीं बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15। 15 में बोला गया है इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सैड अलास आई एम रूइंड मैन, कि उसने कहा हे भगवान, हे मैं, अरे राम, या हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। तो देखिए, एप्लॉड हमेशा प्रशंसा को दर्शाता है, तो क्या उसने दुख की प्रशंसा की है? नहीं। कन्फेंस्ड, क्या उसने अपनी गलती को मारा है? यहाँ पे गलती मानने जैसी कोई बात ही नहीं है। वेज्ड, क्या उसने अपने गरीब होने की इच्छा जाहिर की है? नहीं। उसने बोला है ही क्राइड आउट, वो जोर से चिल्लाया, विद सॉरो, दुख के साथ, ही वाज रूइंड, कि वह बर्बाद हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 16 पर। 16 क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में भैया पहले तो मैं खुद देख लूं, मैं तब फिर मैं आप लोगों को बताऊं। अब मैं तो भैया एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूं। देखिए यहाँ पे ए मैन दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है ही, तो एक बात तो कंफर्म है कि ए मैन पहले आना चाहिए, ही बाद में आना चाहिए। तो सी से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, इसको साइड कर दीजिए। अच्छा, देखिए सबसे पहले ना मैं ऐसा सब्जेक्ट ढूंढूं, ऐसा सेंटेंस देखूंगा जिसमें इंसान की बात हो। और क्योंकि विचारों की जो उत्पत्ति है वो इंसान के दिमाग से ही होती है, इसलिए मैं, मेरे हिसाब से पहला सेंटेंस ए होना चाहिए।
पॉजिटिव थिंकिंग नीड्स अ मैन टू सक्सेस, सकारात्मक जो विचार है वो एक व्यक्ति की सफलता का कारण हो सकता है। वन हु थिंक्स दैट ही कैन अचीव द थिंग्स विल पुट हिज बेस्ट टू अचीव, व्यक्ति जो सोचता है कि वह अचीव कर सकता है किसी चीज को तो वो अचीव कर ही सकता है उसको। नेक्स्ट टू, ही विल नॉट फीटर, वो क्या है, टूटेगा नहीं, बाय द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से नहीं टूटेगा, इन द पैथ ऑफ सक्सेस, सफलता के रास्ते में, एंड वन डे ही विल विन पॉजिटिवली, और एक दिन वो जो है उसमें सफल हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में आएगा बी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क आर द की फैक्टर ऑफ सक्सेस, बोला गया है सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, परसिवरेंस, प्रयास, मेहनत, ये सब क्या है, सफलता के मुख्य किरदार हैं। एवरी स्मॉल एंड बिग एंड ईजी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैज़ इट सोल्यूशन, हर छोटी बड़ी आसान और जटिल समस्या का सोल्यूशन होता है। देयर इज़ अ वे आउट ऑफ द लेबिरिंथ, और हर पहेली में से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका होता है। देयर इज़ एन आंसर टू एवरी इग्निमा, हर प्रश्न का कोई ना कोई जवाब होता ही है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 17 पर आ जाइए। 17 पर क्या दिया हुआ, स्पॉटिंग एरर करना है। दो द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस, चाइना's economy continues to grow an impressive rate, यद्यपि बोला गया दो, यदि, दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, यद्यपि ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर रहा था चाइना, फिर भी उसकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये दो का यूज है ना, ये नहीं होना चाहिए, दो की जगह पे होना चाहिए डेस्पाइट। क्या होना चाहिए, डेस्पाइट। बोला गया कि अगर ग्लोबल क्राइसिस यानी वैश्विक मंदी का सामना चल रहा था चाइना का, लेकिन फिर भी चाइना की इकोनॉमी क्या कंटिन्यू ग्रो कर रही थी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। 18 पर आ जाइए। 18 में क्या करना है, आपको सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट करके बताना है। ही वुड बी मैट अस नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते हमसे मिलेंगी। तो ही वुड का तो यूज नहीं होगा अगले हफ्ते के लिए, पास्ट टेंस की घटना तो नहीं होगी, वुड नहीं होगा। विल बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं होती, तो ही विल बी मीटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते हमसे मिल रही होंगी। सो ऑप्शन नंबर 4। 19 पर आइए। 19 क्या बोल रहा है, एडल्ट एजुकेशन इज अ ग्रेट स्टेप, एडल्ट मतलब जो है बड़े लोगों को जो शिक्षा दी जाती है, युवाओं को शिक्षा दी जाती है, एक बड़ा स्टेप है। एंड मस्ट बी टेकन बाय ऑल द कंट्रीज, सभी देशों के द्वारा लिए जाना चाहिए। एट विल डैश अ लॉट ऑफ इशू, इससे क्या हो सकता है कि कई सारे इशू बढ़ सकते हैं कि घट सकते हैं, जल्दी बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग। परमिट का मतलब होता है किसी चीज को चूना लगाना। स्टैग्नेट का मतलब होता है कहीं जहाँ पे स्टेबल हो जाना, रुक जाना। क्या समस्याएं रुक जाएंगी, एक जगह पे रुक जाएंगी। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी को अपोज करना। रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। तो मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा हमको, उसका हल मिल जाएगा अगर सब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो। एजुकेशन एक ऐसी चीज है भाई साहब, अगर जानवर को भी प्रॉपर एजुकेशन दे दी जाए ना, हालांकि वो हाथ पैरों से आपको जानवर लगेगा लेकिन दिमाग से वो इंसान जैसा काम करने लगेगा। डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन, डॉल्फिन को ट्रेंड किया जाता है, और सारे मंकीज हैं, डॉग हैं, इनको ट्रेंड किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, तभी वो प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं, है ना। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि, और प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन को कोई चुरा नहीं सकता है, चुरा लेता तो बहुत महान बन जाता वो व्यक्ति। चुराई भी नहीं जा सकती है, खरीदी नहीं जा सकती है, सिर्फ पढ़ी जा सकती है और पढ़ाई जा सकती है। आई एम सॉरी टू इंट्रोड्यूस बाय यू एट सच एट पॉइंट, इंट्रोड्यूस के साथ में बाय नहीं आता, या तो ऑन आता है या फिर अपॉन आता है, दो में से कोई एक प्रपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर 3। चलिए 21 पर आता हूं। 21 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक भरना है और एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए। देयर डैश बीन टू मैनी इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट लेटली, हाल ही में कई सारे जो है चोरी की घटनाएं हुई हैं, कई सारी घटनाएं हुई हैं, तो इसका मतलब प्लूरल नंबर चाहिए तो हैव होगा। ऑप्शन नंबर 3 हैव बीन। ठीक है। 22 पर आ जाइए। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है तो बहुत ध्यान से बनाएंगे और बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आ गया, इज आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, द कार ड्रिवन हो गया थर्ड फॉर्म, बाय यू हो गया मेरे पास में सब्जेक्ट। अब अगर मैंने एक चीज नोटिस की, एक्टिव वॉइस में आता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, या फिर डू आता है या फिर डज आता है।
ठीक है, फिफ्थ फॉर्म मतलब SAIS। पैसिव वॉइस में चाहिए होता है हमको इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं देखूँ तो सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में मेरे को चाहिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, या फिर डू या डज में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ विल आ रहा है, गलत है। यहाँ शुड आ रहा है, गलत है। डेड आ रहा है, गलत है। डू आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सही है हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भैया ये, हाँ वाकई कुछ ऐसे क्वेश्चन है स्टेनो के अंदर, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कहूंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स, बच्चों के दिमाग से बाहर गया है क्वेश्चन ये। सो महेश इज मच सेंसिटिव, इसलिए महेश मच सेंसिटिव है। वी आर वेरी केयरफुल, हमको भी काफ़ी केयरफुल होना चाहिए। व्हेन कमिटिंग विद हिम अबाउट हिज फेलियर, जब हम उसकी फेलियर के बारे में उससे ज़्यादा बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको समझना पड़ेगा एक पहली चीज़ यहाँ पर ये जो है सो की जगह पे तो आप एक यूज़ करिए सिंस, चूंकि महेश बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और वेरी की जगह, मच की जगह पे यूज़ कीजिए आप वेरी सेंसिटिव। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, महेश इज मच सेंसिटिव या वेरी सेंसिटिव। ठीक है भैया, इसका सोल्यूशन, दो सोल्यूशन निकल सकते हैं, या तो सिंस, सो को हटा के सिंस लगा दीजिए, या वेरी को हटा के मच को हटा के वेरी लगा दीजिए। मैंने दोनों ही तरह के सोल्यूशंस कर दिए हैं, और हकीकत में बात ये होगी, सही सेंटेंस होना चाहिए सिंस महेश इज वेरी सेंसिटिव। चूंकि महेश बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत अधिक सेंसिटिव है, इसलिए हमको उसकी जब भी असफलता की बात करें तो उसके बारे में हमको काफ़ी सजग रहना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। चलिए 24 पर आ जाते हैं भैया। 24 क्या कह रहा है, एक तो ना ये वाले सेंटेंस आ जाते हैं ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। खैर करना है, हार नहीं मानेंगे, करूंगा भैया, मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। 24 में आपको क्या करना है, कि स्टोरी अरेंजमेंट करना है, और इसमें क्या तकनीक लगाएंगे, कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। आस्क योर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयर से पूछिए। तो भैया एम्प्लॉयर्स किसके हैं, पहले वो भी तो जान लीजिए। द एम्प्लॉयर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉस्ट, द गवर्नमेंट विल डू। द गवर्नमेंट डज नॉट डू द कॉस्ट टू द, अच्छा बी वाले से अगर बनाता हूँ, बी से तो सोनू बनेगा नहीं। द एम्प्लॉयर ऑफ बोथ पेरेंट एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट द चाइल्ड, अच्छा सुनिए डी से बन जाएगा। देखो, द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन चाइल्ड केयर वाज डिजाइंड एज अ वेलफेयर स्कीम ऑफ द सिटीजन। गवर्नमेंट ने बच्चों के देखभाल के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई हैं, पहला सेंटेंस। द एम्प्लॉयर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट चाइल्ड केयर, दोनों पेरेंट्स को, एम्प्लॉयर्स के दोनों पेरेंट्स को, यानी फादर और मदर को, दोनों को बच्चों के देखभाल में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके बाद में आएगा ए, आस्क योर एम्प्लॉयर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द चाइल्ड केयर स्कीम, अपने एम्प्लॉयर से चाइल्ड केयर स्कीम की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेगा। इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कॉज द गवर्नमेंट विल डू सो, अगर पेरेंट्स बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे, बच्चों के जैसे पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा नहीं देख पा रहे हैं, या उनको कुछ मेडिसिन या दवाई का कुछ ज़रूरत है बच्चों को, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखेगी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। हाँ भैया बहुत आसान आ गया, जल्दी बताइए। मेड इज मार्क का मतलब क्या होता है, बताइए। अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान बनाना, मेड इज मार्क। तो बस शुरू हो जाइए। टू मेक अ कलरफुल एग्जिस्ट, मतलब एक, जब बाहर की तरफ जाएं तो कलरफुल देखें। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, खुद को एक अलग तरीके से पहचान बनाना समाज के अंदर। टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। टू फेल इन टास्क, टास्क में असफल हो जाना। टू टेक अ स्टैंड, अपने पैरों पे खड़े होना नहीं। 26 पर आ जाइए। क्या करना है बेटा, इसको पहले फॉर्मूला जान लीजिए। एक्टिव वॉइस में आता है इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पैसिव वॉइस में आता है इज, एम, आर, बिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जरा देख लेता हूँ। इज आ रहा है, बीइंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है। सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर और फोर्थ फॉर्म चाहिए। हैज़ आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, कैंसल। कंप्लीट्स, कैंसल। हैज़ बीन, कैंसल। इज आ रहा है, फोर्थ फॉर्म आ रही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए ये तो आपके पसंदीदा क्वेश्चन बन गए होंगे। अब तो एक्टिव पैसिव वॉइस बार बार वही आ रहा है घूम फिर के। तो देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, वैन विल यू प्ले द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट। अरे सोनू, इसको तो देखना पड़ेगा हमको। वैन आ गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया।
विल वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट, और इन द इवेंट हो गया अदर वर्ड। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैं सही हूं तो आपको एक चीज़ बताऊं मैं, अगर आपके पास में कभी क्वेश्चन टैग आ जाए, अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में आपके पास में विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जैसे यहाँ आ रही है विल आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाते समय आपको चाहिए रहेगा विल शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए रहेगी। तो सेंटेंस जब शुरू करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड रखो, वैन वैन वैन, सही है। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रखो, विल, यहाँ वाज आ रहा है फर्स्ट वाला कैंसिल करिए, विल आ रहा है सही है, विल आ रहा है सही है, फोर्थ वाले में शुड आ रहा है कैंसिल करिए। अच्छा, द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक सब्जेक्ट है, ठीक है, द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमको चाहिए बी ई बी, क्या चाहिए, बी ई बी, तो बी ई बी आ रहा है था, सही है। प्लेड बिल्कुल सही है, प्लेड बिल्कुल सही है। अब बाय के इसके बाद में क्या आता है, बाय आता है, बाय के बाद में आता है सब्जेक्ट। ऊपर वाला अगर सेकंड वाला देखूं तो सेकंड वाले में कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 क्या बोल रहा है, सुमन ओपन द डोर, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, हम किस में जाएंगे जल्दी बताइए, हम जाएंगे पैसिव वॉइस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाज या वर के साथ में आप जोड़ेंगे थर्ड फॉर्म। तो शुरू हो जाइए, इज बीइंग आ रहा है जो कि गलत है, इज ओपनड आ रहा है गलत है, वाज बीइंग आ रहा है गलत है, वाज ओपन, देखिए ये थर्ड फॉर्म आ रही है वाज वर के साथ में, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। अभी कई सारे बच्चे वीडियो सीरीज को छोड़कर भाग गए होंगे, स्पीड ही मैच नहीं कर पा रहे हैं। बेटा यही स्पीड तो चाहिए पेपर के अंदर, और कैसी स्पीड होती है और कैसा एग्जाम होता है भाई। मेरी कोशिश ये है कि आप 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। तो जब आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तभी तो इंग्लिश के 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, बैठे रह जाओगे, समय निकल जाएगा, फिर लौट के फिर देखना पड़ेगी सीरीज, फिर आप कहोगे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। और भैया मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो मतलब 30 मिनट के लेक्चर के अंदर गिनकर 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, बच्चों से बातें करते रहे, दम से मोटिवेशन देते रहे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये कर लो वो कर लो। भैया मोटिवेशन, आपकी सिचुएशन ही आपका मोटिवेशन है। अगर आप अपने पेरेंट्स की नज़र में खरे उतर रहे हो, अगर आप शीशे में अपने आप को देखकर खुश हो तो आप मोटिवेटेड हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, बाकी बाहर से मोटिवेशन लाने की कतई जरूरत नहीं है। हकीकत का असली का जो मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर से ही है। अब आप दिन रात मोटिवेशन का वीडियो देख रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे, पढ़ है नहीं रहे, तो मैं क्या कर दूंगा भैया, और मोटिवेशन वाला क्या कर देगा, कुछ नहीं करेगा। असली मोटिवेशन अपनी सिचुएशन को देख कर आता है। अपनी सिचुएशन को देखो, घर की परिस्थिति को देखो, समझो क्या कर सकते हो आप अपने घर के सुधार के लिए। पता नहीं कैसे कैसे माता पिता पैसा एक एक इकट्ठा करके ला रहे हैं। पिताजी को देखना, शाम को जब आते हैं धूप में से काम कर कर, उनके चेहरे पर कितना ज़्यादा थकान होती है। उनके चेहरे की थकान मिटानी है, अगर आप मम्मी को या अपने पिताजी को एक बड़ा अच्छा घर देना चाहते हैं तो पढ़िए, जी जान से पढ़िए, कोई और रास्ता नहीं है बेटा। और अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होते, पैसे वालों के बच्चे होते, तो फिर नहीं पढ़ रहे होते भैया, फिर तो बिजनेस सेटअप करके दे देते वो आपको। 20-30 लाख रुपए लगाया, अच्छा बिजनेस सेटअप करके दे दिया, चल रहा है शोरूम, फिर क्यों पढ़ते फिर वो। अब हमारे घर में कमी है जब भी तो पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, जिसके घर में कमी होती है वही बच्चा ज़्यादा पढ़ना चाहता है ना, और जिसके पास में कमी नहीं है वो बच्चा पढ़ेगा लेकिन गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करेगा, वो कुछ और ही कर रहा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, पीपल थिंक एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक वर्ब ये हो गई, द गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक वर्ब ये हो गई। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए जब एक सब्जेक्ट फिर एक वर्ब फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब आए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ध्यान रखिए सेंटेंस को 2 पार्ट में तोड़ लेना चाहिए। किसने में तोड़ लेंगे, 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, और सेंटेंस के बीच में आना चाहिए दैट। तो थिंक है, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, ये नहीं बनेगा, तो पहला तो हटाइए यहां से। दूसरा विल आ रहा है, सेंटेंस डबल पार्ट में नहीं टूटा, यहाँ पे पीपल थिंक दिया हुआ है, थिंक से कोई ऐसा कंडीशन नहीं मिल पा रही है, ये भी गलत है। इसको हमेशा बनाया जाएगा, ये सब्जेक्ट दिया आपको मालूम है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हमारे पास में पीपल पब्लिक पुलिस हट जाता है,
थिंक का मतलब होता है सोचना, और विचारों के लिए आता है इट, तो इट से सेंटेंस शुरू होगा, फोर्थ इसका आंसर लगेगा। इट इज थॉट, ऐसा माना जाता है, दैट द इकोनॉमी, देखो यहां पर ये रहा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट द इकोनॉमी। अच्छा विल का क्या बनता है बताइए, विल बी, द इकोनॉमिक पॉलिसीज विल बी के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आ गया, और फिर सब्जेक्ट आ गया गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है आपको। तो पहले डायरेक्ट स्पीच के फॉर्मूलों को समझ लीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास में वाज या वर हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप यूज करते हैं हैड बीन का। ठीक है, इतना आया समझ में। और एक और चीज, अगर आपके पास में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। तो शुरू करेंगे, द मैनेजर इंक्वायर्ड वाई, तो इसके बाद में तो देखो प्यून लिखा हुआ है, प्यून वर्ड तो आ नहीं रहा, इसको साइड करिए। द मैनेजर सेड टू की जगह पे आस्ड आस्ड आज, प्यून प्यून प्यून, क्वेश्चन टैग वाई 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 वाई, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब मैंने आपको बताया था वाज वर्ड की जगह पे क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, यहाँ पे वाज आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पे देखो हैड बीन आ रहा है और यहाँ पे हैड आ रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये तो ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो तो वो हमेशा कंजंक्शन का काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आ हिमालय स्ट्रेचेज, स्ट्रेचेज, भैया आ हिमालय होता है कि दा हिमालय होता है? मैं पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ा, मैंने तो वैसे ही आंसर कर दिया। हिमालय से पहले क्या लगता है, दा लगता है। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, बेटा आर्टिकल के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल का क्वेश्चंस बहुत आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। अब क्या बोला गया है, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, किसी भी नए परिवर्तन के लिए तैयार रहना। नव परिवर्तन, नव परिवर्तन के लिए तुरंत तैयार रहना मतलब हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहना, बस कुल मिला के। टू इनअटेंटिव, अयोग्य होना नहीं। टू बी अवेयर ऑफ एनी चेंज, किसी भी बदलाव के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्विक टू रिएक्ट देम, और उसके एक्शन के लिए तैयार रहना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 33 पर आइए। 33 क्या बोल रहा है, विलेजर हु अप्रोच द एग्रीकल्चर ऑफिसर आर एन एजुकेटेड एंड पुअर। देखो मैंने आपको बताया था कभी भी सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हु, विच, दैट। ठीक है, और फिर आ जाए वर्ब। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहले द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, द। तो देखो हु आ रहा है, नाउन आ रहा है, वर्ब आ रही है। एक ही चीज की कमी है कि ये जो विलेजर्स वर्ड है, ये जो विलेजर्स वर्ड आ रहा है, इस विलेजर्स वर्ड से पहले एक आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगेन बोलूंगा आर्टिकल चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। अब भैया 34 पर आ गए हैं, इसको और देख लेता हूँ। इतना बड़ा सा डरावना सा सेंटेंस दिया हुआ है, ओ माय गॉड, हारूंगा नहीं, कर जाऊंगा मैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। मैंने आपको एक तकनीक बताई थी, अगर एग्जाम में कहीं रेक्टिफाई वर्ड लिखा हो और नीचे हमशक्ल सेंटेंसेस आ रहे हो तो 100% उसमें आर्टिकल चैप्टर की एरर है। बच्चे बोल रहे थे ऑफलाइन के अंदर कि सर वो आर्टिकल चैप्टर नहीं आता है, और मैंने तो एक क्वेश्चन नहीं देखा आर्टिकल का। भैया अच्छे से पढ़ा होगा तो पता चलेगा ना। अब ये क्या आ रहा है, ये क्या मैं आ रहा हूं? तो होता है कई बार चीजें हमारे आंखों के सामने होती है, हम नहीं पहचान पाते, हमको पहचानना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, डॉक्टर शी स्पोक टू एट एग्जीबिशन वाज वेरी नॉलेजेबल। जिस डॉक्टर से उसने एग्जीबिशन पे बात करी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, ज्ञान वाले थे। द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम हैव प्रूवन एक्सीलेंट फॉर माय फादर। जो मेडिसिन उन्होंने लिखी थी वो मेरे पिताजी के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई। तो जिस डॉक्टर से मिले थे, किसी भी अरे गहरे डॉक्टर से मिले थे नहीं, किसी खास स्पेशल डॉक्टर से मिले थे। तो डॉक्टर से पहले आर्टिकल आना चाहिए द, द द डॉक्टर। शी स्पोक, शी स्पोक, शी स्पोक, शी स्पोक्स टू एट अ एग्जीबिशन, एट एग्जीबिशन नहीं, एट द एग्जीबिशन, द ठीक है यहाँ पर।
यहाँ पर तो ये तो सेकंड तो कैंसिल हो गया, यहाँ एग्जीबिशन से पहले दा हटा दिया गया तो थर्ड वाला कैंसिल। यहाँ पर एट द एग्जीबिशन ये भी ठीक है, तो सेकंड और अभी थर्ड मेरा कैंसिल हो गया है। अब फर्स्ट और फोर में से देखना है। वाज वेरी नॉलेजेबल, वाज वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। डैश मेडिशन, मेडिशन प्लूरल है ना, तो क्या आएगा, द आगे आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए मेडिशन, जो कि गलत है। सो ऑप्शन नंबर वन ही सही है, द मेडिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन विल बी माई फाइनल आंसर। 35 पर आते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, एक आर्टिकल का प्रयोग करना है। देखो मैंने बोला ना आर्टिकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब क्या करें भैया, अब और कैसे प्रूफ ला के दिखा दें कि कैसे आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। अब तो लिख कर भी आ रहा है आर्टिकल उसमें। चलिए समझेंगे ध्यान से। ही लिव समवेयर इन साउदर्न जर्मनी। देखिए इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। जब कभी दिशा का नाम आ जाए और एक प्लेस का नाम आ जाए, दिशा डायरेक्शन प्लस प्लेस आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में द आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो ये तो मेरा गया फर्स्ट वाला। दे शेयर रेंट ऑफ द हाउस, द हाउस सिलेक्ट द सेंटेंस दैट रिक्वायर्स आर्टिकल। उस सेंटेंस का सिलेक्शन कीजिए जिसमें वाकई आर्टिकल की ज़रूरत है। हाँ भैया इसमें तो आर्टिकल है, दे गेव अ रेंट ऑफ द हाउस इक्वली, उन्होंने उस घर का क्या दिया, हाउस का रेंट दिया इन्होंने। शी इज़ इग्नोरेंट ऑफ हर सोशल अंडरस्टैंडिंग, इसमें आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है। शी हैज़ एन अबेंडेंस ऑफ द केक एट होम, एन अबेंडेंस ऑफ केक ये कैसा है। शी हैज़ अबेंडेंस ऑफ द केक एट होम, इधर पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आर्टिकल लगा दिया इसमें ना। दे शेयर्ड रेंट ऑफ हाउस, दे शेयर्ड डैश रेंट ऑफ हाउस, दे शेयर्ड। देखो ध्यान से सुनिए इसमें, हाँ अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस हुआ था मेरे से। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, जब मैंने प्रॉपरली स्टडी किया तब मेरे को भी समझ में आया और मैं भी इस चीज़ में अटक गया। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे भी अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि इतना पढ़ाने के बाद में भी अभी भी देखो एक क्वेश्चन आ गया और मैं उसमें अटक गया, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा जीतता है, ध्यान रखिएगा। रेंट क्या है आपके पास में, एक नाउन है, ये ऑफ है। द हाउस क्या है, नाउन है। कभी भी नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन आए तो उससे पहले हमेशा किसका यूज करना चाहिए, द आर्टिकल का यूज करना चाहिए। तो यहां पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, द रेंट ऑफ हाउस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी सब जगह पे आर्टिकल ठीक है, जहां पे लगाना चाहिए था वहां लगा है, जहां पे हटाना चाहिए था वहां पे हटा हुआ है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाएंगे। 36 पर इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड बीन स्टडिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है और डायरेक्ट स्पीच बनानी है। अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में आपके पास में हैड बीन हो तो डायरेक्ट स्पीच में आपके पास में क्या होना चाहिए, वाज या वर होना चाहिए। तो बस शुरू हो जाइए। यहाँ पर हैड आ रहा है, कैंसिल करिए, वाज या वर ढूंढना है। यहाँ पे एम स्टडिंग आ रहा है, गलत है। यहाँ पे वाज स्टडिंग आ रहा है, बस यही तो आंसर चाहिए था हमको, वाज या वर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। यहाँ हैव बीन आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है। एंटेनिम आपको बताना है। म्यूटली का मतलब क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत हो, साइलेंटली। फोर्सफुली का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती देके प्रेशराइज करके कोई वर्क किया जा रहा हो, प्रेशराइजेशन, प्रेशराइज समवन। साइलेंटली का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल कोई चीज़ बिल्कुल साइलेंट हो, मन ही मन में कोई बात रहे, दिल ही दिल में कोई बात रहे, हार्टली, साइलेंटली। लाउडली का मतलब क्या होता है, नॉइजी, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो जाए। इसको पेंडोमियम भी बोल सकते हैं। प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है, कोई काम इमीडिएटली किया जाए, तत्काल किया जाए, एट वंस, उसी समय किया जाए। तो अभी देखिए क्या बोला गया, म्यूटली, कोई चीज़ शांत है, उसका एंटेनिम बताना है, उसका एंटेनिम हो जाएगा लाउडली। देखिए भैया इसमें एक वर्ड आया म्यूट, आवाज़ को म्यूट कर दीजिए, कम कर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आता हूँ भैया। चलिए 50 तक करने हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, डटे रहिएगा मैदान के अंदर। द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड, क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। अच्छा वर फ्रेम्ड, तो ये हो गया पैसिव वॉइस।
बाय द कंटेंट क्रिएटर जस्ट टू एसेस द स्किल ऑफ द टेस्ट टेकर। अरे ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लीजिए। कई बच्चे तो टेंशन में आ गए कि सर क्वेश्चन देखकर ही हम घबरा गए। अरे घबराना नहीं है बेटा, अभी हम जिंदा हैं, अभी टेंशन मत लो, अभी तो हम जिंदा हैं, अभी तो चलेंगे, 70s तक जाएंगे, 80s तक जाएंगे, हारेंगे नहीं, सिलेक्शन दिलाकर जाएंगे। देखिए वाज या वर अगर आ जाए पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का। यहाँ कुड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ वर फ्रेमिंग आ रहा है, गलत हो गया। हैड फ्रेम्ड आ रहा है, गलत हो गया। केवल फ्रेम्ड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 39 पर आएंगे। 39 क्या बोल रहा है, somebody paid the worker 200 रुपीज, किसी ने वर्कर को 200 रुपीज दिए। ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब क्या बनाना है भैया, इसका पैसिव वॉइस बनाना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आए हैं यही वाला फॉर्मूला। वाज या वर के साथ में कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। शुरू हो जाइए। यहाँ पर क्या आ रहा है, इज पेड टू आ रहा है, फोर्थ वाला कैंसिल करिए। हैज बीन आ रहा है, कैंसिल करिए। वर बीइंग आ रहा है, कैंसिल करिए। वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। 40 क्या बोल रहा है, द बिजनेस ऑपरेट्स द सेम वे एज द अदर बिजनेस डिड। वो बिजनेस उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है जैसे बाकी बिजनेस भी चल रहे हों। तो इसमें जो सही आएगा, आपको मच का यूज करना पड़ेगा। मच द सेम वे, उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से बाकी बिजनेस वालों को करना बाकी बिजनेस में से किया था। सच नहीं आएगा, वेरी नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा। ये बाकी सारे शब्द सही मैच नहीं हो रहे, मच द सेम वे ज्यादा सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एंटोनिम बताना है। शी लुक्ड टायर एंड शैलो आफ्टर अ लॉन्ग डे, शी हैड हैड। देखिए वह काफी ज्यादा थकी हुई दिखाई दे रही है काफी लंबे दिन के बाद में। तो ये शैलो का मतलब क्या होता है कि अगर थकान के कारण अगर चेहरा कैसा हो जाए, पीला सा हो जाए, है ना, अगर आप येलोइश हो जाए और प्लस क्या हो रही हो, आपको थकान हो रही हो, थोड़ा सा आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं शैलो। पैलेट का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब भी पीला पड़ना होता है। ठीक है, कोई चीज पीली हो। लिविड का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाए, रेड हो जाए, और लेकिन वो कैसा हो, हेल्दी और रेड। नहीं 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 नहीं, लिविश लिविड ये नहीं होगा भैया, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए जरा, पहले मिटाऊं मैं इसको, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। मुझसे गड़बड़ हुई यहाँ पर एक जल्दबाजी में, मेरे को अब याद आया कि वो सही है, कहाँ पे करेक्ट करना। देखो लिविड का जो मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है कि एंग्री हो जाए पर्सन, और एंग्री के साथ में उसका फेस हो जाए रेड, तो एंग्री प्लस रेड फेस, तो उसको बोलते हैं लिविड। फ्लश का मतलब क्या होता है, जो फेस का जो कलर है वो रेड फेस हो रहा है, लाल रंग हो रहा है कलर, लेकिन हेल्दी है व्यक्ति, कैसा है वो, हेल्दी है। और पेल का मतलब तो क्या होता है, पीला ही होता है, येलो होता है। तो देखिए ये बीमारी के कारण पीला पड़ जाना होता है, पैलेट का मतलब बीमारी के कारण पीला पड़ जाना। तो देखिए यहाँ पर है शैलो का मतलब हो गया बीमारी, और हेल्दी का मतलब हो गया स्वस्थ, तो फ्लश्ड होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया था, बच्चे नहीं कर पाए होंगे, है ना। मेरे लिए भी थोड़ा अटकाव वाला क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो चीजें बन पा रही हैं, नहीं तो बड़ा कठिन होने वाला था हमारे लिए भी। भैया देखो ईडियम्स बताना है। निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन मौके पर, बिल्कुल मौके पर पुलिस पहुंच गई, एन मौके पर। अक्सर नहीं पहुंच पाती है पुलिस एन मौके पर, लेकिन जब से नई नई भर्तियां हुई हैं, जब से नए नए सिंगम आए हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, अब देखो भाई साहब नए नए लड़के आ गए हैं, बिल्कुल ऐसे लंबे चौड़े 6-6 फुट के, और 6 पैक बनाकर। पहले फैमिली पैक वाले आते थे, अंकल टाइप के पुलिस वाले, अब भाई साहब 6 पैक वाले आ गए हैं, बिल्कुल सुपरमैन जैसे। ठीक है, तो एन मौके पर यानी कि जस्ट इन टाइम, समय पे पुलिस पहुंच गई। अब तो आजकल रील्स का जमाना आ गया, कुछ नहीं तो पुलिस वाला अपनी रील्स बनाने के लिए तो पहुंचे गई। चलिए अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच पर कैसे बनेगा। कॉलिंग मी अ फ्रेंड, मुझे मित्र बुलाना। सुरजीत सिंह एनकरेज्ड मी, मुझे एनकरेज किया। एंड एडवाइज्ड मी, मुझको एडवाइस दी नॉट टू लूज आर्ट, कि मैं हार नहीं मानूं। तो भैया सुरजीत ने क्या किया, उसके अंदर बहुत सारा उसको, क्या सुरजीत ने उससे आस्क कोई प्रश्न पूछा, नहीं। क्या सुरजीत ने यह डिमांड की कि दोस्त खुश हो जाओ और हार ना मानो, ऐसा कुछ कहा क्या, नहीं।
सुरजीत ने कोई ऑर्डर दिया? ऑर्डर नहीं दिया, उसने सुरजीत ने सिर्फ कहा चीयर अप फ्रेंड, दोस्त खुश हो जाओ। एनकरेज किया, चीयर अप का मतलब क्या होता है? एनकरेज, साहस दिया। डू नॉट लूज हार्ट, और डू नॉट लूज हार्ट का मतलब क्या होता है? हार ना माने। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 44 पर आ जाइए भैया। 44 पे क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो जवानों डटे रहिए, हार ना मानिए, अभी आंसर आ जाएगा। अगर वाज वर्ग के साथ में फोर्थ फॉर्म आ रही हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हैड बीन के साथ में फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए। भैया शुरू हो जाइए हैड बीन ढूंढना। यहाँ पे वर आ रहा था और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है क्वेश्चन में। यहाँ हैव बीन आ रहा है, कैंसिल करिए। हैड प्लान्ड आ रहा है, कैंसिल करिए। आर प्लानिंग आ रहा है, कैंसिल करिए। हैड बीन प्लानिंग आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। आपको एंटोनिम बताना है वर्ड का। अमृत फेल अ चिल रन डाउन हिज स्पाइन एज द मृत्यु गेज्ड एट हिम मिड कन्वर्सेशन। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, गेज का मतलब होता है घूरना। क्या होता है? किसी को घूरना। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई किसी को घूर रहा है तो गेज होता है, लेकिन ये नेगेटिव वे में घूरना होता है। अगर पॉजिटिव वे में कोई देखेगा तो स्टेयर है। तो वो दौड़ रहा था और उस दौड़ते हुए वो गिर गया, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? उसको मिड कन्वर्सेशन में उसको घूर रहा था। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, तो ये तो हो नहीं सकता, या डांटना भी हो सकता है, चाइल्ड, डांटना। शॉट का मतलब क्या होता है? जैसे गोली चलाई हमने, है ना, तो शॉट किया, गोली मारना, फायर द गन। ठीक है, फायर करना। ग्लैंस का मतलब होता है नजर करना, एक नजर करना। तो सरसरी नजर के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? ग्लैंस का यूज करते हैं, लेकिन ये होता है पॉजिटिव वे में होता है, ग्लैंस्ड एट। गेज होता है नेगेटिव वे में, और ग्लैंस क्या होता है? पॉजिटिव। हालांकि स्टेयर भी पॉजिटिव में होता है, लेकिन जब ग्लैंस्ड वर्ड दिया हुआ है तो पहले आप ग्लैंस्ड का ही यूज करेंगे। ठीक है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आइए। द फादर सैड रामू ट्राई अगेन, पिताजी ने रामू से कहा दोबारा कोशिश करिए। तो फादर ने क्या किया? एडवाइस किया पिताजी ने। तो सीधा सीधा एडवाइस वाला सेंटेंस देखिए, द फादर एडवाइज रामू टू ट्राई अगेन। ठीक है, एडवाइस किया। पिताजी रिक्वेस्ट करेंगे तुमसे? नहीं पिताजी क्यों रिक्वेस्ट करेंगे? पिताजी तो कूट देंगे। जैसे माता की ममता होती है ना, ऐसी बाप की बापता होती है। अभी रिजल्ट के बाद में दिखेगी आपको कि माता की ममता निकलती है कि बाप की बापता निकलती है। चलिए 47 पर आइए। 47 क्या कहते हैं? फाइनली देखिए, पिताजी चाहे जितने भी गर्म मिजाज के हों, लेकिन हकीकत में मैं आपको बताऊं, उस गर्म मिजाज के व्यक्ति के अंदर, उस कठोर चेहरे वाले व्यक्ति के अंदर, उस कठोर नेचर वाले व्यक्ति के अंदर एक छिपा हुआ पिताजी बैठा हुआ है, जो माता से भी ज़्यादा बच्चे की चिंता करता है। इसीलिए वो धूप के अंदर तपता है। माता तो घर पे रहकर बच्चे का लालन पालन कर सकती है, लेकिन माता जी का भी लालन पालन करने वाले कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। बस वो कह नहीं पाते हैं कि हम तुमको कितना प्रेम करते हैं। हकीकत में करते बहुत हैं, लेकिन कोई गुस्सा दिखा के प्रेम करता है। माता जी गुस्सा दिखा के प्रेम नहीं करती, लाड़ दुलाड़ करके। पिताजी हमेशा ये, चलिए ठीक है, ये बाकी तो आप लोग समझते हैं। माता पिता की कौन सी कहानी पर आ गया? बच्चे सोच रहे होंगे सर इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं। आई ऑलवेज लव टू ईट स्नैक्स एट द इवनिंग। एट द इवनिंग होता है कि इन द इवनिंग होता है? कितनी बार पढ़ाया है क्लास के अंदर मैंने भैया? प्रपोजिशन पढ़िए, नहीं पढ़ रहे तो फिर गड़बड़ है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए भैया, अब और क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, इनको और समझ लेते हैं, इनमें क्या है, कैसा है, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट को ढूंढना चालू करिए कि सब्जेक्ट कहां पर है, और वर्ब को ढूंढना चालू करिए, तो आपका आंसर आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी का नाम आता है तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। द पेंटिंग्स ऑफ सैयद रजा, पी से अगर मैं सेंटेंस शुरू करूंगा तो पी से बनने की संभावना है। ब्लेंडेड, यार ब्लेंडेड वर्ड आ गया। ब्लेंडेड का मतलब तो घुलना मिलना होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके अंदर एक देखो, ये कितना फिरकी क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मेरे को भी उल्लू बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इनकी बातों में नहीं आने वाला हूं। मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूं करना क्या है। देखो, वन ऑफ द, उसके बाद में आती है सुपरलेटिव डिग्री। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा प्लूरल नंबर, क्या आएगा? प्लूरल नंबर आता है, और फिर आती है वर्ब। तो शुरू हो जाइए। कंसिडर्ड एज वन ऑफ द, ये फर्स्ट सेंटेंस, द के
अरे गड़बड़ हो रही है, नहीं सही हूं मैं, सही हूं। दा आ गया, दा के बाद में क्या चाहिए, फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्यू हो गया हमारा पहला सेंटेंस, आर हो गया दूसरा सेंटेंस, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो गई फॉरमोस्ट। प्लूरल नंबर पाइनर्स, पाइनर्स हो गया प्लूरल नंबर हमारे पास में। ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट, क्यू के बाद में आर आ रहा है, तो किस किस में आ रहा है क्यू के बाद में आर, पहला वाला केवल ऑप्शन नंबर 4 ही है जिससे बन सकता है। फिर आएगा पी मॉडर्न आर्ट फुल स्टॉप, द पेंटिंग्स ऑफ सैयद हैदर रजा ब्लेंडेड पर्सियन मॉडर्न विद द कलर ऑफ इंडियन राजपूत। तो देखिए क्या बोला गया है इसके अंदर कि भारतीय जो मॉडर्न आर्ट है वो सैयद हैदर रजा ने भी उसके अंदर कई सारे पर्शियन आर्ट को भारतीय राजपूत आर्ट के साथ मिलाकर एक नया आर्ट बनाया है। सो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 49 पर। 49 क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है आपको। तो इसका भैया एक सीधा सा तरीका बता दूं, अगर आपके पास में डायरेक्ट स्पीच में हैज़ या हैव आ रहा हो, तो थर्ड फॉर्म आ रही हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप हैड का यूज़ करेंगे और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, शुरू हो जाएं, करना शुरू करें हम लोग। तो देखिए, द स्टूडेंट एडमिटेड, स्टूडेंट एडमिटेड, एडमिटेड सब जगह ठीक है। दैट ठीक है। ही या शी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैड बीन, मेरे को तो केवल हैड चाहिए था, यहाँ हैड बीन कैसे आ गया, हटाइए। यहाँ हैज़ हैव नॉट है ना, तो मेरे को केवल हैड नॉट चाहिए। यहाँ पे हैज़ बीन आ गया, कैंसिल करिए। यहाँ पर हैजेंट बीन आ गया, कैंसिल करिए। यहाँ पर हैड नॉट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 पर आते हैं। 50 क्या बोलता है, शी सेड डोंट द चिल्ड्रन लाइक द केक। उसने कहा कि बच्चों को, क्या बच्चों को केक पसंद नहीं है, ऐसा उसने कहा। क्या बच्चों को केक पसंद नहीं है, यानी कि उसने क्या किया, इंक्वायरी की है। ठीक है, पहले तो मैं ही देख लूं इसको प्रॉपर। ही इंक्वायर्ड अबाउट, अबाउट और वेदर एक साथ कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक द केक, ये भी ठीक हो सकता है। अच्छा, एक मिनट फिर एक और चेक करता हूं मैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर, इसके बाद में तो ऑब्जेक्ट ही गायब कर दिया। वेदर द चिल्ड्रन लाइक द केक, क्या बच्चों को केक पसंद है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं अब आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से ये कैंसिल करिए। वाई क्वेश्चन में था क्या, नहीं था। वाई क्वेश्चन में नहीं था, तो ये भी कैंसिल करिए। इसका जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। देखिए, डोंट द चिल्ड्रन लाइक द केक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बोला गया है क्या बच्चों को केक पसंद नहीं है। तो इसमें जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये है इन क्वेश्चन वाला, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, आज रखेंगे। आज के साथ में हम क्या लगाएंगे, वेदर। वेदर के बाद में मेरे को चाहिए होगा सब्जेक्ट, जो कि चिल्ड्रन है, और जो डू नॉट है वो किस में बदलेगा, डिड नॉट में बदलेगा। मेरा जो फाइनल आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर 2 निकलेगा। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 50 तक किया है। कल हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक लेकर आएंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रात को 8 बजे हम आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। ठीक है, चलो भैया अब हम भी जाएं, अब हम भी अपना खाना पीना खाएंगे यार, सुबह से इसी में लगे हुए हैं।